हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे केल्विन साइकिल, जिसे हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो देखिए, केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेप में क्या होता है, यानी कि किस स्टेप में एनर्जी फॉर्म होती है एंड किस स्टेप में सुक्रोज फॉर्म होता है। तो चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो देखिए, हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है जिसे हम कहानी के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की है जिसका नाम है रूबी। कोई रूबी नाम की लड़की है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 को खा लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खाने से वो पागल हो जाती है, यानी कि PGL पागल हो जाती है, यानी कि उसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। देन उसके बाद अपने पागलपन को ठीक करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके 3 पंच लगाता है। डॉक्टर उसके 3 पंच लगाता है उसके पागलपन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि उसका रिडक्शन करने के लिए। 3 पंच लगाने के बाद रूबी अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाती है, यानी कि उसका रीजनरेशन हो जाता है। तो देखिए, दोबारा देखते हैं। एक रूबी नाम की लड़की है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 खाकर पागल हो जाती है, यानी कि उसका कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसके 3 पंच लगाता है, जिससे उसका पागलपन रिड्यूस हो जाता है और उसका रीजनरेशन होकर वे अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाती है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे एनर्जी कहाँ पे फॉर्म होती है एंड सुक्रोज कहाँ पे बनती है। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो देखिए, रिडक्शन एंड रीजनरेशन का सेकंड वर्ड है ई फॉर एनर्जी, जबकि कार्बोक्सिलेशन में ऐसा नहीं है। तो इसलिए रिडक्शन एंड रीजनरेशन दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जब रूबी को डॉक्टर 3 पंच लगाता है जिससे सुक्रोज फॉर्म होती है। आपको ऐसे याद रखना है कि जब रूबी को डॉक्टर 3 पंच लगाता है तो उससे सुक्रोज बनती है। तो इससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि रूबी की फुल फॉर्म क्या है, PGL की फुल फॉर्म क्या है एंड 3 पंच की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, रूबी की फुल फॉर्म है राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट, PGL की फोस्फोग्लिसरेट PGL एंड 3 पंच की ट्रायोस फॉस्फेट। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टमाटर की, जिसमें से नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देख लेंगे ऐसे ऐसे इसके पार्ट्स या टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो जो स्टोमेटा होता है वो लीफ का एक पार्ट होता है। एक लीफ पे कई सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिसमें से एक स्टोमेटा को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। तो हमें देखना है कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है जो हमने बनाया है, वो आपको याद रखना है। प्लीज गिव सेकेंड एपिसोड, जिसमें प्लीज से है पोर यानी कि सेंट्रल पोर, गिव से गार्ड सेल, सेकंड से सब सीडरी सेल एंड एपिसोड से एपिडर्मल सेल। तो अब इस पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बीच में जो एक छोटा सा पोर होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल पोर। देन इसके बाद हमने लिखा था गिव, तो गिव से है गार्ड सेल। तो ये बीन शेप्ड जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोनों तरफ, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल। तो इन्हें आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, क्योंकि इसी ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद है सेकंड, तो सेकंड से है सबसिडरी सेल। तो ये आपको दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर इसके आउटर साइड में, इन्हें हम कहते हैं सबसिडरी सेल्स। सब सीडरी सेल। एंड लास्ट में बचता है एपिसोड, तो एपिसोड से है एपिडर्मल सेल। तो जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं, यहां पे हम दिखा देते हैं इसे, एपिडर्मल सेल। यानी कि प्लीज से है सेंट्रल पोर, तो यहां P4 पोर है। इसके बाद गिव से गार्ड सेल, सेकंड से सब सीडियरी सेल एंड लास्ट में एपिसोड से, एपिसोड की ई से एपिडर्मल सेल। तो आपको याद रखना है प्लीज गिव सेकंड एपिसोड। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
इसमें ये क्या है या फिर ये क्या है, आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, तो इससे आपको याद रहेगा। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन, यानी कि स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसके मेनली 2 फंक्शन होते हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं, पहला क्या है और दूसरा क्या है। तो देखिए इसका पहला फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज, जिसमें क्या होता है आप जानते होंगे, CO2 इन होती है एंड ऑक्सीजन आउट, यानी कि बाहर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है एंड ऑक्सीजन बाहर जाती है। एंड इसका सेकंड फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है वाटर आउट, वाटर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं इसके लोकेशन। तो देखिए जनरली जो पाई जाती है ये लीफ पे पाई जाती है, पत्तियों पे पाई जाती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेम। यदि पूछ ले आपसे स्टेम में कौन सा, किसके स्टेम में स्टोमेटा पाया जाता है, तो वो प्लांट है इफेड्रा, EPHEDRA, इफेड्रा। देन इसके बाद है फ्लावर, तो किसके फ्लावर में स्टोमेटा पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा क्लोव। एंड इसके बाद है फ्रूट, तो इसका आंसर है फेनल। फेनल के फ्रूट में स्टोमेटा पाया जाता है। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सेप्शन है कि स्टोमेटा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इस तरह हमने पूरा स्टोमेटा कवर कर लिया है, जिसमें कि सबसे पहले इसकी लेबलिंग, कि इसमें अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है। सबसे पहले इसमें सेंट्रल पोर, देन उसके बाद कार्ड सेल, उसके बाद सब्सिडरी सेल्स एंड लास्ट में एपिडर्मल सेल। और ये लीफ का एक पार्ट होती है जो लीफ पे पाई जाती है। इनके फंक्शन होते हैं गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। एंड इनकी लोकेशन होती है जनरली लीफ, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे स्टेम में, एफेड्रा में, फ्लावर में, क्लोव में एंड फ्रूट में, फेनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ETS, यानी कि ETS के कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हर साल नीट या एम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको या तो कंपोनेंट दिया जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कौन से कंपोनेंट का है या फिर ये कंपोनेंट कौन से कॉम्प्लेक्स का है। तो हम इसे ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। तो देखिए ETS में टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको इनके पांचों के कंपोनेंट्स को याद रखना है, जो कि हमने सामने लिखे हुए हैं। तो देखिए अब इन्हें ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रखना है। पहले जान लेते हैं कि ETS में एनर्जी किस किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो ETS में एनर्जी 2 फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, NADH2 एंड FADH2। NADH2 से 3 ATP मिलते हैं एंड FADH2 से 2 ATP मिलते हैं। तो NADH2 से ज़्यादा ATP मिलते हैं, यानी कि 3 ATP मिलते हैं, और FADH2 से कम ATP मिलते हैं, यानी कि 2 ATP मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे NADH2, क्योंकि सबसे ज़्यादा ATP इससे मिलते हैं, तो सबसे पहले यही आएगा। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लिखा है NADH2 डिहाइड्रोजिनेस। तो सबसे ज़्यादा ATP इससे ही मिलते हैं, यानी कि 3 ATP। तो सबसे पहले इसे ही रखा गया है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में। देन इसके बाद है FADH2, जिससे केवल 2 ATP मिलते हैं, यानी कि इससे कम ATP मिलते हैं, तो इसलिए इसे बाद में रखा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में है FADH2, यानी कि फर्स्ट पे NADH2 डिहाइड्रोजिनेस, सेकंड पे FADH2 डिहाइड्रोजिनेस। एंड इसके बाद है, यानी कि कुल मिला के इन दोनों से लास्ट में ATP ही मिलते हैं, चाहे NADH2 हो चाहे FADH2 हो, तो लास्ट में इनसे ATP मिलते हैं। तो लास्ट में है ATP, यानी कि लास्ट का कॉम्प्लेक्स होगा ATP या फिर ATPase। तो इस तरह हमने 3 कॉम्प्लेक्स देख लिए हैं, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। अब देखते हैं बीच का कौन सा है, कॉम्प्लेक्स थर्ड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बीच, BICH। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइटोक्रोम B एंड C। तो BICH बीच में आ रहा है B एंड C, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि साइटोक्रोम B एंड C बीच में आते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड में आते हैं। बचा लास्ट कॉम्प्लेक्स फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे है साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। यदि हम इन्हें ऐड करें, साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम A3 को, तो टोटल आते हैं A4, यानी कि 4। तो ये है कॉम्प्लेक्स 4। तो इस तरह आप इन पांचों कॉम्प्लेक्स को याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH2, देन कम एनर्जी FADH2 सेकेंड में, बीच का BICH,
बी एंड सी, एंड लास्ट में एनर्जी मिलती है इसलिए कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में एटीपी सिंथेसिस या फिर एटीपीएस, एंड बीच में है साइटोक्रोम बी एंड सी BICH से, एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ में साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3। यदि दोनों को ऐड करें तो आएगा 4, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4। तो इस तरह आप इन्हें याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।